Hello everyone. Thank you very much for liking and subscribing to my channel. आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक सम. So let's begin. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग. This is the question which I have taken from one of the textbook. Mr. Giridhar is the owner of two house properties, Giri Vihar and Giri Kunj, of which Giri Vihar is self-occupied and other has been let out. Particulars of these properties are as follows. Actual rent received 36,000. Municipal valuation Giri Vihar और गिरी कुंज का दोनों का अलग दिया हुआ है 80,000 and 40,000. Fair rent, municipal taxes paid by owner, by tenant, interest on loan for construction. Determine income from house property of Mr. Giridhar. देखिए, अब एक्चुअल रेंट रिसीव दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन. अब यहाँ पे मिस्टर गिरिधर जो है वो ओनर है दो हाउस प्रॉपर्टी का, गिरी विहार एंड गिरी कुंज, जिसमें से गिरी विहार जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि वो उसमें खुद रहता है. उसके बाद एक दूसरा घर है उसका गिरी कुंज, जो उसने लेट आउट किया यानी कि रेंट पे दिया हुआ है. सो जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा जो सम है वो एनएवी से स्टार्ट होता है, नेट एनुअल वैल्यू. और जो लेट आउट प्रॉपर्टी का सम होता है वो स्टार्टिंग से फॉर्मेट से स्टार्ट होता है, दैट इज रीजनेबल लेटिंग वैल्यू से. सो पहला अगर गिरी विहार हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो हम एनएवी से स्टार्ट करेंगे. उसके पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं. कोई भी सम स्टार्ट करते हैं हम तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ता है, दैट इज नेम ऑफ असेसी. इस केस में मिस्टर गिरीधर है. असेसमेंट ईयर हम करंट असेसमेंट ईयर को लेते हैं तो दैट इज 2021. प्रीवियस ईयर यानी कि जिस ईयर में हमने इनकम अर्न किया होता है दैट इज 1920. लीगल स्टेटस हम मानते हैं इसको इंडिविजुअल, क्योंकि मिस्टर गिरीधर लिखा हुआ है यहाँ पे तो इंडिविजुअल हुआ. रेसिडेंशियल स्टेटस हम अज्यूम करते हैं कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा. सो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये हमारे स्टेटमेंट का नाम रहेगा. सबसे पहला घर जो था उनका गिरी विहार, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. उस घर में वो खुद रहते हैं तो उस घर को उस घर में जो वो रहते हैं तो हम नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं उसका, दैट इज ऑलवेज निल. डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 उसे मिलेगा 24A, दैट इज सेक्शन 24 सबसेक्शन A. स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी. अब क्योंकि एनएवी ही निल है तो ऑब्वियसली 30% ऑफ एनएवी विल बी निल ओनली. 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स. अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि 7,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स हमने दिया हुआ है. सो 7,000 हम यहाँ लिखेंगे 24 सबसेक्शन बी में. और इसको कोई और डिडक्शन तो मिल नहीं रहा है क्योंकि है भी नहीं वैसे. इसके अलावा एक और प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, बट यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो वो नहीं आएगा. सो टोटल डिडक्शन उसको जो मिल रहा है दैट इज 7,000. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 इज -7,000, यानी कि उसको लॉस हुआ है. याद रहे हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में या तो आंसर निल आता है या तो आंसर नेगेटिव आता है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी कि हम खुद रह रहे हैं तो हम कोई इनकम जनरेट ही नहीं कर रहे. इसके अलावा एक और हाउस था उनका गिरी कुंज, जो उन्होंने लेट आउट किया था यानी कि रेंट पे दिया हुआ था. जब भी हम लेट आउट करते हैं तो हमें पहले पूरा फॉर्मेट बना लेना है, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम उसका निकालेंगे. ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक होता है रीजनेबल लेटिंग वैल्यू और एक होता है एक्चुअल रेंट रिसीव. अभी रीजनेबल लेटिंग वैल्यू का मतलब होता है कि दैट इज एन अजम्पशन. मान लीजिए जैसे एक इनकम टैक्स ऑफिसर सोच के रखता है कि इतना पैसा आएगा, तो रीजनेबल लेटिंग वैल्यू इज एन अमाउंट विच इज लाइक रीजनेबल है, इतना होना ही चाहिए. तो रीजनेबल लेटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? पहले हम निकालते हैं म्युनिसिपल वैल्यू. ये वैल्यू आपको म्युनिसिपैलिटी से मिलती है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में 40,000 इज द अमाउंट गिवन. उसके बाद फेयर रेंट. फेयर रेंट वो अमाउंट होता है जो सिमिलर हाउस का रेंट चलता है. मान लो आपका जो घर है सिमिलर हाउस, सेम एरिया सेम लोकेलिटी का रेट क्या चल रहा है वो, दैट इज इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हमने नील लिखा है. विच एवर इज हायर फ्रॉम ए एंड बी. अब ए और बी में से
म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो हायर है, ऑब्वियसली 40,000 इज द हायर अमाउंट. स्टैंडर्ड रेंट, इट इज द रेंट जो हमें इतना मिलना ही चाहिए स्टैंडर्ड, तो ये भी तो नील. विच एवर इज लोअर फ्रॉम सी एंड डी, दैट इज हायर जो हमने सिलेक्ट किया था और स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से जो लोअर अमाउंट है. अब स्टैंडर्ड रेंट था ही नहीं, इसीलिए हम लोग सेम अमाउंट दैट इज 40,000 ही कंसीडर करेंगे. तो रीजनेबल लेटिंग वैल्यू इज 40,000 ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी. मतलब 40,000 मान के चलो कि इतना मिलना चाहिए. अब हम देखेंगे कि कितना मिला, एक्चुअल कितना हमें मिला है. रीजनेबल लेटिंग वैल्यू सिर्फ अमाउंट है जो एक अजम्पशन है कि इतना मिलेगा, लेकिन मिला कितना वो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है. एक्चुअल रेंट रिसीव का फॉर्मूला है रेंट रिसीवेबल या रिसीव, जितना उसको मिला. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 36,000 लेस वैकेंसी पीरियड. अगर कोई वैकेंसी पीरियड, मान लीजिए आपका घर खाली था, तो आप क्या कर सकते हैं, तो नील. इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, इसके लिए नील. लेस अनरियलाइज रेंट, अगर आपको रेंट मिला नहीं तो उसके लिए भी हम उसको लेस कर देते हैं, बट इस क्वेश्चन में वो भी नहीं दिया हुआ है, तो नील. तो एक्चुअल रेंट रिसीव उसका कितना हुआ, 36,000 जो उसको मिला है. अब दो अमाउंट है मेरे पास. एक अमाउंट है आरएलवी का जो कि था 40,000, दूसरा अमाउंट है एआरआर का 36,000. अब मान लीजिए रीजनेबल लेटिंग वैल्यू इनकम टैक्स ऑफिसर ने सोच के रखा था 40,000 मिलेगा, लेकिन आप उसको कितना दे रहे हो, 36,000. तो वो क्वेश्चन करेगा क्यों. अगर क्वेश्चन का आंसर है वैकेंसी पीरियड, आप उसको बोल रहे हो कि घर ही खाली था, तो क्या करें, तो जेन्युइन रीजन है. लेकिन अगर आप बोलोगे मैंने अपने रिलेटिव को दिया था और उसने कम पैसे दिए, तो वो एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स नहीं है. तो इस केस में वैकेंसी पीरियड नहीं है, मतलब अदर रीजंस होंगे, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी बात नहीं सुनेगा. तो वो क्या बोलेगा, जो मैंने सोच के रखा था 40,000 आपके घर के हिसाब से वैसे ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा. तो जीएवी हमारा आएगा 40,000 बिकॉज वैकेंसी के अलावा कोई रीजन है. अब एक बार हमारा जीएवी निकल गया, जीएवी 40,000 आ गया, उसके बाद लेस म्युनिसिपल टैक्सेस करना पड़ता है अगर ओनर ने पे किया है तो. आप क्वेश्चन में देख सकते हो ओनर का भी लिखा हुआ है, टेनेंट का भी लिखा हुआ है. टेनेंट ने जो पे किया वो हमें माइनस नहीं करना है, जो ओनर ने पे किया वो हमें माइनस करना है. तो ओनर ने सिर्फ 4,000 रुपीज पे किया है, तो हम जीएवी में से 4,000 का म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, तो हमें नेट एनुअल वैल्यू मिलता है 36,000. इसको भी, इसमें से भी डिडक्शन हम लेस करेंगे. तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 30% ऑफ एनएवी. आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% होता है एनएवी का, तो एनएवी 36,000 है, तो 36,000 का आप 30% निकालेंगे तो आपको अमाउंट आता है 10,800. ये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. उसके बाद आता है 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स. ये भी क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ मिला है. 5,500 का स्टैंडर्ड सॉरी इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स है. तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 10,800 जो कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स जो कि 5,500 है. दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल होता है 16,300. अब आपका जो नेट वैल्यू है 36,000, उसमें से आप 16,300 को लेस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 19,700. ये है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2. तो आपको हाउस 1 से लॉस हुआ था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से 7,000 का, और हाउस 2 से आपको इनकम जनरेट हुआ है दैट इज 19,700. दैट इज योर पॉजिटिव आंसर एक्चुअली. 19,700 इज एन इनकम. सो 19,700 प्लस में है आंसर, दैट इज योर प्रॉफिट, और 7,000 आपका माइनस में आंसर था, दैट वाज लॉस. तो 19,700 में से माइनस 7,000 करोगे तो आपको 12,700 का प्रॉफिट मिलता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलता है. थैंक यू वेरी मच. आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द चैट बॉक्स. थैंक यू. यू कैन ऑल्सो शेयर, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जिसका आपको लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं श्योरली आपकी हेल्प कर दूंगी. थैंक यू सो मच.